Okay, so in the previous lecture of our kinematics, we have already discussed average speed concept, and then we were discussing the average velocity term. Okay, so let's see, let's have a revision on that. Let's say velocity. So velocity हमने previous lecture में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि वेलोसिटी को हम जस्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना थोड़ा सा सही नहीं होगा, बिकॉज वेलोसिटी को हम जो करते हैं वो वेक्टर के फॉर्मेट में लिखते हैं. सो वेक्टर के फॉर्मेट में अगर हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रख दिया हुआ है तो वो इनडायरेक्टली एक क्या बन जाती है, हमारी एवरेज वेलोसिटी बन जाती है. सो इसलिए हमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. अब देखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है. इंस्टेंटेनियस नेम से ही बहुत क्लियर है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट हमें आंसर देना है. तो इसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था और बहुत ही क्लियर हो गया था. क्या, अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड लेट्स से, और ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था इस टाइप का, तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड अगर हम बात करें, सो अगर हमने लिख दिया डिस्टेंस ऑफ 4 सेकंड अपॉन टाइम टेकन, तो वो वेलोसिटी नहीं, रियल में वो एवरेज वेलोसिटी बन जाती है. तो ये जो पैटर्न था वो एवरेज वेलोसिटी था हमारा. बट करेक्ट आंसर है कि 4 सेकंड के जस्ट बाद उसकी स्पीड कितनी है. सो करेक्ट आंसर था 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड. दैट मीन्स वो स्पीड विद सम डायरेक्शन, ये हमारी बन जाती है वेलोसिटी. सो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक डेफिनेशन लिखी, इट इज द स्पीड विद सम डायरेक्शन. फिर हमने बात की कि मैथमेटिकली और कैसे फाइंड कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो अगर हमें कभी जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर पोजीशन है वो एक फंक्शन दिया है, अगर हमें यहाँ पर हमने बात की अगर वो फंक्शन टाइप दिया हुआ है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने डिफरेंशिएशन अगर नहीं सीखा है या फिर डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा उन्हें कुछ भी डाउट है, तो वो एक बार बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख सकते हैं. फिर बात की मैंने कि एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो दैट स्पीड और वेलोसिटी सेम चीजें होती हैं, सिमिलर होती हैं. कब, when the motion is in one dimensional and unidirectional, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो कि रिटर्न आ रहा है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो स्पीड भी हम निकाल सकते हैं सेम पैटर्न से जो हमने बताया, dx by dt और ds by dt के पैटर्न से. तो फिर हमने एक क्वेश्चन देखा हुआ है कि लेट्स से डिस्टेंस एक फंक्शन दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें स्पीड और एवरेज स्पीड निकालनी थी. तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन का पैटर्न रखा हुआ है कि स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम हम नहीं निकालेंगे. अब हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करके निकालना होता है. तो हम यहाँ पर स्पीड भी डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे. ये हमारा फार्मूला था. तो ये आप क्या करें, फिजिक्स में इस चीज को समझ लें. मैं सबको अभी से ही बताता हूँ कि फिजिक्स में मैंने पहले भी कई बार बताया कि सपोज एक फॉर्मूला है, लेट्स से a इज इक्वल टू बी बाई सी. अगर फॉर्मूला डिवाइड में है एंड b इज अ फंक्शन, लाइक b है 3t स्क्वायर और c है t, तो कभी भी ऐसे 3t स्क्वायर बाई t करके t कट नहीं करते हैं. अगर ऐसा कुछ भी फिजिक्स में है जो डिवाइड में है और एक फंक्शन है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है db बाई डी टाइप. मतलब हमेशा इस फॉर्मूले को फिर कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन के पैटर्न से. तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये कांस्टेंट चीजों के लिए काम आते हैं. अगर फंक्शन टाइप कुछ है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है. तो ये चीज हमने देखी. फिर इसके बाद हमने ये एक एग्जांपल डिस्कस किया होता है जिसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी ए टू बी तक के लिए, सेक्शन ए टू बी. तो इस वाले एग्जांपल में अगर हम बात करें तो ये वाले एग्जांपल में हमने सेक्शन ए टू बी में काफी सारी बातें कर ली थी. फिर मैंने बोला हुआ था कि आप एक बार सेक्शन ए टू सी एंड ए टू डी सॉल्व करके लेके आएंगे. सो होपफुली काफी सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा. ये सारी चीजें हमने निकाली थी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सारे इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी. तो आज का जो पॉइंट है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रॉपर ये वैल्यूज देखी हुई थी. एक मिनट इसको लिख लेते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा. ठीक है. सो क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, जो एग्जांपल था हमारा प्रीवियस एग्जांपल था उसका हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं
कि एक मोशन हो रही है, जो हमें पता है टॉप पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, और अब हमें डिसाइड करना है, ये एक बी पॉइंट था, बी पॉइंट कल हमने सॉल्व कर लिया है, हमें आज सॉल्व करना था सी पॉइंट। तो हमें पता है कि जब ये एक सर्किल में मोशन कर रहा है तो एग्जैक्टली एट सी पॉइंट इसे फील क्या होगा, इसे फील होगा कि ये सी पॉइंट पर इस तरफ रिटर्न जा रहा होगा, ये इसका पार्ट होगा। तो अगर हम बात करें कि ये जो ए टू सी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए टू सी को, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल में ये वाली लाइन हमारी बन जाती है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो पाथ है जिस पाथ से वो एक्चुअली ट्रेवल करेगा, मतलब ये सर्कुलर वाला पाथ, ये हमारी बन जाती है डिस्टेंस। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे कंसिडर करके चलनी थी कि डिस्टेंस हमारी ये है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है। उसके बाद बाकी सारी चीजें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो होपफुली सबने सॉल्व कर लिया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनको डिटेल सॉल्व कर रहा हूँ जिन लोगों ने नहीं किया, या फिर एक बार सारे लोग देख लेंगे कि क्या चीज है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सो डिस्टेंस इज अ हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, एज यू कैन सी इट इज अ हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 pi into radius, so it is very clear it is pi into r, और पाई की वैल्यू है 22/7 एंड आर की वैल्यू है 7। सो आंसर आ जाएगा 22 मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट क्लियर है, जस्ट ए टू सी जो भी डायरेक्शन है, सो ए टू सी बात करें तो ओके 2r, सो 2r कितना हो जाएगा 14 मीटर जितना। 14। तो प्रीवियसली अगर हम देखें तो ये डेटा हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन था कि वो जो सर्कल कंप्लीट कर रहा है वो 7 मीटर रेडियस का और 8 सेकेंड टाइम उसे लग रहा है। अगर हम बात करें कि जो टाइम था वो टोटल टाइम था 8 सेकेंड, तो मतलब टाइम क्या हो जाएगा, पूरे सर्किल के टाइम का हाफ टाइम लगेगा, मतलब हाफ टाइम ऑफ इवन 8 सेकेंड्स। सो टोटल जो टाइम कंज्यूम होगा वो होगा 4 सेकेंड। इतनी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए थी। अब यहाँ से जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ डेटा था वो चीजें हम देखते हैं। इसमें किसी को भी कुछ डाउट हो रहा हो जो मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सारी चीजें वो हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि अभी हम स्टेप वाइज देखेंगे कि नंबर 1 स्पीड के बारे में देखेंगे। तो हमें पता है स्पीड तो सिंपली है डिफाइन है डिस्टेंस ओवर टाइम से, कि कितना टाइम लगा हुआ है। तो डिस्टेंस हमने लेट्स से हाफ कवर की है, वो कितनी थी 22 मीटर, और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। और स्पीड देखें तो स्पीड इज स्टिल 5.5 मीटर पर सेकेंड। 5.5 मीटर। Okay, and this speed is not changing, which means if I calculate the average speed, ये मैंने बताया कि अगर स्पीड चेंज हो रही है then the average speed will be a different ना। सपोज एक ऑब्जेक्ट है 10 से जा रहा है, फिर 20 से जा रहा है, फिर 30 से जा रहा है, then that means there will be a different average speed। पर सोचो एक ऑब्जेक्ट जो 10 से ही जाता रहेगा तो उसकी एवरेज स्पीड आएगी 10। तो मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डायरेक्टली 5.5 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद हमने बात की थी वेलोसिटी की। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान देनी कि जो वेलोसिटी है वो होगी स्पीड विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ये देखे वेस्ट की तरफ में जा रहा है, सो द आंसर विल बी -5.5 आई कैप, ये हमारी बन जाती है वेलोसिटी। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, सब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होगा एवरेज वेलोसिटी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, अगर आप नोटिस करो सो जो डिस्प्लेसमेंट का एरो होगा ए टू बी, वो एरो देखो इस तरीके का है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है अगर मैं बात करूं तो वो इनडायरेक्टली किस तरफ है, -j कैप की तरफ है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो -14 जे कैप की तरफ है, डिवाइड बाय टाइम हमारा 4 सेकेंड है। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये -3.5 जे कैप की तरफ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है चीजों में, वैल्यूज में। तो एक चीज ये थोड़ा ध्यान देना है, एक यहाँ पर मैं डेटा बता रहा हूँ क्या, कि ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है। सपोज अगर मैं बात करूँ स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, ओके, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी मतलब वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मैं बोल सकता हूँ कि यार वो स्पीड के इक्वल होता है, क्लियर। लेकिन अगर मैं एवरेज
वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी जो v वेक्टर होगा बट एवरेज, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड के जितना हो, ये बहुत कम चांसेस हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो जो वैल्यूज आएगी वो आपको स्पीड की वैल्यू देगी, क्योंकि हमने डिफाइन भी उसी तरीके से ही किया हुआ है। बट लेकिन अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें, ये सो ये याद रखना, इट मे और मे नॉट बी, सो मे और मे नॉट। ओके, तो ये याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3.5, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 5.5। तो जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जबकि स्पीड और वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सिर्फ एवरेज के लिए वो मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा कि आप मैग्नीट्यूड ले लो तो वो एवरेज स्पीड बन जाए। ये थोड़ा सा ध्यान देना था। तो ये ए और बी पार्ट का यहाँ पर डिस्कशन था। अभी सी पार्ट सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब डी पार्ट, सी हमने सॉल्व कर दिया। डी पार्ट में सेम है, सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन और बाकी चीजें हो जाएंगी। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बता दो यार। इस वाले सेगमेंट में किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो अभी आप बता दें। No sir. ओके नो सर। ओके, वेरी गुड। तो यार क्या करते हैं, चले नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। तो अभी हमने, अगर मैं अभी ऐसे लिस्ट बनाऊं तो हमने बेसिकली दो तीन चीजें ही देखी हैं। हमने स्पीड देखा हुआ है, हमने एवरेज स्पीड देखा हुआ है, फिर हमने बात करें वेलोसिटी देखा हुआ है, फिर हमने एवरेज वेलोसिटी देखा हुआ है। Average velocity. ये तीन चीजें देखी हैं। इसके बाद एक नई चीज आती है, वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्पीड आर चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चेंज है स्पीड एंड वेलोसिटी, सेम स्पीड एंड वेलोसिटी का चेंज है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज एक्सेलरेशन। ओके, ओके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई आंसर करे क्या कि वेलोसिटी का आंसर, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या इसका आंसर 3.5 होना चाहिए था क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? समवन प्लीज एक्सप्लेन व्हाई द आंसर शुड नॉट बी 3.5? Yeah, Ayush, can you explain Just a sec, sir. why for this particular question the answer cannot be 3.5, which is the value of displacement upon time? So that displacement will be total displacement, na? And so that will become average velocity. And 5.5 in Yeah, instant no. velocity. Yeah, that's my question. Actually, I want to ask Directions. why the answer is not 3.5. Just explain, try to focus on that. Why? For this velocity, if I say beta velocity is equal to होता है displacement upon time. Okay, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करूँ तो आंसर आएगा 3.5, बट व्हाई आई हैव नॉट टेकन 3.5 एज आंसर? इस चीज को एक्सप्लेन करना है आपको। Because of different direction. डिफरेंट डायरेक्शन नो, मैग्नीट्यूड नो, थोड़ा सा कोई अच्छे से एक्सप्लेन करे यार। Because it is the speed with direction. व्हाट इज स्पीड विद डायरेक्शन? So velocity. Okay, and this formula which you have studied like in the previous classes, this formula, is it correct or not? The velocity is displacement upon time. This is for average velocity. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हेयर। कि जो बेटा बचपन में आप लोग पढ़ते हो ना क्लास 9th में, दैट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज अ पार्शियल करेक्ट स्टेटमेंट। क्या कि उसमें सिंगल डायरेक्शन में जाता रहता है ऑब्जेक्ट। ध्यान दें सब लोग, क्लियर समझे? उसमें ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता यू आर कैलकुलेटिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इसलिए ये फॉर्मूला काम करता है। बट if you are not moving in a straight line, then the velocity and average velocity will be different, and the formula displacement upon time is not the formula for velocity, it is the formula for
average velocity. That means basic is incorrect. If you are using this formula to calculate velocity, that is incorrect, because that is only valid for a straight line motion. Okay, in any other type of motion, what you must do, you must find the speed and then use the direction. That will give you the exact velocity. And if you do the displacement upon time thing, that will give you the answer of average velocity. So Harshada, is it clear? Yes, sir. Okay. Okay, then let's move to the our next point, which is acceleration. Okay, so एक्सेलरेशन इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट. ये ए वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अभी पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन आप लोगों ने भी क्लास 9th में सब लोगों ने सुना हुआ है कि यार एक्सेलरेशन क्या है. तो मैं इसका पहले बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूँ यार. जो एक्सेलरेशन है ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को. सो इट इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. सो आई विल से ओके. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब क्या है इसका कि यार स्पीड की जगह एक्चुअल टर्म बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब वहां पे हमें स्पीड लिखना ही नहीं चाहिए. बट पॉइंट क्या है कि यार ये जो टर्म वेलोसिटी है ये बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते. जो रेगुलर यूज में टर्म आता है वो यूज होता है स्पीड. तो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी लिख सकते हैं या वेलोसिटी. बट सबको पता है रियल टर्म है वेलोसिटी बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो थोड़ा सा ध्यान देना है. मैं स्लैश स्पीड लिख सकता हूँ बट वो किस सिनेरियो में होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में है. देन बोथ द थिंग्स विल बी सेम. तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं. इसे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. रेट मतलब फिजिक्स में होता है कि कोई भी चीज को टाइम टेकन से डिवाइड करना. अच्छा, फिजिक्स में जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस लेटर से, ये ट्रायंगल. और मैंने बताया कि ये जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं डेल्टा. ठीक है, डेल्टा. तो इसका मतलब होगा, इसको बोलेंगे डेल्टा वी, मतलब वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम टेकन. ठीक है. अच्छा, वेलोसिटी का चेंज है इसका मतलब हम इसे ये भी लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. मतलब वी फाइनल, बिकॉज चेंज मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. सो इसे हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल टाइप लिख सकते हैं. ये हो जाएगा अपॉन टाइम टेकन. नाउ अभी एक स्ट्रेट क्या है कि हम कुछ लेटर्स डिफाइन कर देते हैं स्पीड के लिए. ओके, तो लेटर्स क्या है, लेट्स से वो लेटर्स डिफाइन कर देते हैं. फाइनल को हम लिखते हैं वी से और इनिशियल को लिख देते हैं यू से. सो अभी सिंपल स्टेटमेंट यूज हो जाएगा दैट ए वेक्टर इज नथिंग बट फाइनल स्पीड इज वी वेक्टर, लेट्स से इनिशियल स्पीड इज यू वेक्टर अपॉन टी. तो ये हमारा बन जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 क्या, because acceleration is vector quantity, it is a vector. Hello. So v vector and u should be used with proper sign. With प्रॉपर साइन. इसका मतलब ये है कि इफ द मोशन इज नॉट इन जस्ट अ यूनिडायरेक्शनल, एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो आपको प्रॉपर साइन एंड डायरेक्शंस के साथ यू और वी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. और यू और वी है क्या, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं. वी मतलब जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, वी को हम बोलेंगे इट इज अ फाइनल स्पीड. ये एक रिप्रेजेंटेशन है, हमने क्या चूज किया हुआ है, फाइनल स्पीड. और यू मतलब हो जाएगा इनिशियल स्पीड. हेलो. ओके, अभी अगर हम बात करें कि ये एग्जैक्टली है क्या जो हम यहाँ पे सॉल्विंग कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें इनडायरेक्टली ये एक टाइप का एवरेज एक्सेलरेशन ही है. मतलब ये आपको ऑफ कोर्स क्लास 9th में भी ये चीजें बताई जाती हैं दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. बट जब आप एक लॉन्ग टाइम के लिए बात करते हैं दैट मीन्स यू आर सॉल्विंग द एवरेज वैल्यू. ओके, तो ये थोड़ा सा हमेशा ध्यान देना है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हमने पढ़ा हुआ है इट इज नथिंग बट एवरेज एक्सेलरेशन. सो एवरेज एक्सेलरेशन हम जो पढ़ रहे हैं वो जो एक्सेलरेशन है दैट इज नथिंग एल्स बट इट इज एवरेज एक्सेलरेशन. सेम एज एक्सेलरेशन इट इज v फाइनल माइनस u व्हिच इज इनिशियल अपॉन टाइम टेकन.
मतलब जैसे हमने वेलोसिटी में बोला था आपको कि यार ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का एवरेज वैल्यू है, तो ये समझ जाना है आपको कि ये हमारी एवरेज एक्सेलरेशन बोलता है। इवन क्वेश्चन में पूछे भी नहीं तब भी समझ जाना है कि ये क्या है, एक टाइप का एवरेज एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो मुझे लगता है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में किसी को डाउट नहीं होगा। 1 मिनट देखें, किसी को डाउट है अगर ये फॉर्मूला क्या है तो बताएं, अदरवाइज याद करें इसे। Sir, by total time taken, no? Average acceleration means? हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स टोटल टाइम। आप कभी ऐसे बड़ा टाइम जो दिया होता है 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, तो इसका मतलब लेट्स से 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, दैट मीन्स आंसर कितना रखेंगे टी का, 4 सेकेंड। तो ये वो टाइम है, टी इज टाइम टेकन। अब बात करते हैं हम, जो हम पॉइंट रख रहे थे, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, मतलब ये टी की वैल्यू रख के आपको निकालना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब होता है फंक्शन के फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा। तो वो सिंपल हो जाएगा क्या, अगर हम बात करें, सो डिवाइड में है ना, स्पीड और टाइम डिवाइड में है, दैट मीन्स हम इसे लिखेंगे डी वी वेक्टर बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे बोलते हैं हम सिंगल डिफरेंशिएशन। बट अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज ध्यान दें, सपोज वी हमें नहीं गिवन है, तो हम एक और क्या चीज देख सकते हैं, देखें, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं Double this. कि v को भी हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर हम v की बात करें तो v को खुद लिख सकते हैं dx बाई डी टी, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। तो ये जो 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसको Double लिखने का difference. पैटर्न होता है डबल डिफरेंशिएशन। वी कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो। अच्छा, अब इसे देख के V डर नहीं square जाना है x. कुछ भी कि इसमें क्या हो गया, क्या नई चीज हमने देख ली। इसका सिंपल मीनिंग है 2 बार डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिस्टेंस गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मैं हाई क्वालिटी वैल्यू बताता हूँ, क्या कि ये कब काम आएगा, व्हेन स्पीड इज फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन का मतलब सबको समझ जाना है, फंक्शन मतलब होता है एक पॉलिनोमियल टाइप का कुछ भी एक रिलेशन। फंक्शन का मतलब होता है एक रिलेशन, दैट स्पीड कुछ ऐसा गिवन है 3t स्क्वायर प्लस टी, तो ये एक रिलेशन है, v डिपेंड्स अपॉन t। इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन, कि ये t का एक फंक्शन है, t जैसे चेंज होगा वैसे ही ये चेंज होगा, तो ये काम आएगा। सपोज यहाँ पे डिस्टेंस दिए, व्हेन स्पीड, स्पीड नहीं, यहाँ पे लेट्स से पोजीशन और displacement, when position is, so when speed is function of time or when position is function of time, तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करके काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट रखते हैं, क्या, what if the speed is not function of time, suppose speed is a function of distance, so when speed is a function of पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, तब क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा समझना है कि क्वेश्चन ऐसा दिया है कि स्पीड इज इक्वल टू दे दिया है, इट इज लेट्स से 4x प्लस 5। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट है और वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट, क्वेश्चन ये दिया है कि जब वो पहुंच जाएगा यहाँ पर, लेट्स से x इज इक्वल टू 5 पे, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। लेट्स से जब वो इतनी दूर पहुंच जाएगा x इज इक्वल टू 10 पे, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये दिया हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो ये पहले बताओ, किसी को इसमें डाउट है कि ये चीज क्या लिखी हुई है, हाउ वी विल फाइंड आउट इट, लाइक कि हाउ वी डिपेंड्स अपॉन x। So we can say that v will depend upon x. So to write it, we use f. F means it is not just a multiplier, it is a function. कुछ भी हो सकता है, x की एक इक्वेशन टाइप रहेगी। तो अगर t की इक्वेशन होती, देखो बहुत सिंपल है यार, v में अगर होता 4t प्लस 5, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन, मतलब dv बाई dt। तो आंसर क्या आ जाता, 4t, 4 का होता 4, मतलब t का होता 1 और 5 का 0, आंसर क्या आता 4। ये हो जाता है इफ v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सब लोग समझे।
अगर v टाइम का फंक्शन होता तो जस्ट डिफरेंशिएट कर देते, बट क्वेश्चन ये नहीं है, v टाइम का फंक्शन नहीं है, v किस चीज़ का फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा वो चीज़ें थोड़ा सा हम देखेंगे। तो लेट से कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इफ v इज अ फंक्शन ऑफ नॉट टाइम, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या है वो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमें पता है dv बाई dt, डन। बट प्रॉब्लम क्या है, देखें प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है हमारी, हमें जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि v में t है ही नहीं, v कुछ ऐसा है, v है 3x² + 2। अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करके बताए कि dv बाई dx dt कितना आएगा। हम dv बाई dx नहीं कर रहे हैं, dv बाई dt कर रहे हैं। कोई बताए मुझे इस फंक्शन का dv बाई dt क्या होगा, एनी स्टूडेंट। 6x. 6x, 6x. okay, that's wrong. When we will be differentiating with respect to x, तब 6x आएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ dv बाई dx करोगे तब आंसर 6x आएगा। अभी तो dt है ना, कोई और बताए कुछ क्या हो सकता है। 6x into dx by dt. वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छे। याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि होता ये है कि अगर यहाँ पर t नहीं है कुछ और है तो हमें फिर उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो पहले 3x का डिफरेंशिएशन ये आएगा, फिर dx का भी डिफरेंशिएशन आएगा dx बाई dt। ये तो ये पैटर्न होता है कि अगर हम t के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो यूज करेंगे, बट आगे एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा कि वो जो लास्ट बचेगा उसका भी हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे। और dx बाई dt का डिफरेंशिएशन क्या है, हमें पता है ये होता है स्पीड। तो पता है आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा v इंटू 6x, और v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 3x² + 2 इंटू 6x। देख रहे हैं कितना ज्यादा चेंज हो गया डिफरेंशिएशन, जस्ट बिकॉज हमने एक डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, टाइम के फॉर्मेट में नहीं किया हुआ है। तो देखें क्या करेंगे, तो हम इस चीज को थोड़ा सा एक पैटर्न बना लेते हैं कि अगर x का फंक्शन होगा तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। सब लोग सुनेंगे, हम क्या करते हैं, हमें इसमें x लाना है तो थोड़ा सा जुगाड़ लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, dx और dx का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, ये हमने कर दिया, बिकॉज मैथ में हम कोई भी चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ dv अपॉन ये जो dx है इसको साथ में लिख दिया dx इंटू इसे लिख दिया dx बाई dt। तो देखो ये dx बाई dt क्या बन गया, ये इनडायरेक्टली क्या बन गया, v बन गया। इसका मतलब ये है कि अगर कभी एक्सेलरेशन आपको निकालना है बट फंक्शन x का दिया है तो उसे हम लिख सकते हैं v वेक्टर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ dv बाई dx। अब काम बन जाएगा, क्योंकि इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ x देन वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी हम सारे एग्जांपल्स इस पे बेस्ड डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अभी यहीं पे फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ये याद करें। ये हो जाता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, अगर हमें x के रेस्पेक्ट में चाहिए। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चाहिए तो सिंपल होगा, बट ये रेयर केस है, याद रखना। ऐसा नहीं कि आपको 100 में से 10 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, नहीं, 100 में से 2 क्वेश्चन ही इसके मिलेंगे, बट वो इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आता है ना किसी भी एक चैप्टर से। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी को नहीं समझ में आया कि ये हाउ वी डिराइव्ड, हाउ वी केम टू दिस फार्मूला, तो पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ आई। मैं 1 मिनट स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग सारे फार्मूले याद करें, देन विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। सो आई विल स्क्रॉल फ्रॉम हेयर। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, अदरवाइज ट्राई टू मेमोराइज दिस फार्मूलाज।
एंड वन मोर थिंग यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो 5-10 मिनट्स लेट ज्वाइन होते हैं। यार ऐसा मत करो, स्टार्टिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग में, तो मैं बिल्कुल भी नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं कंसिडर करूंगा कि आप लोग लेट ज्वाइन हो रहे हो और फिर बोल रहे हो सर प्लीज रिपीट अगेन। ओके, सो इट्स बेटर just join in the proper time, then you will have a time to revise also if some concept is missing. Okay, let's see. तो ये वाला मुझे लगता है पार्ट क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। एवरेज एक्सेलरेशन टाइप कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालना है डिफरेंशिएट करके, तो मुझे लगता है ये भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। फिर मेन काम पे आते हैं कि कभी अगर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दी हुई है, फिर से मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कब यूज होगा, अगर v इज इक्वल टू दिया हुआ है लेट्स से 3t² प्लस 4t, so to find acceleration we'll do dv by dt. So remember, to find acceleration we'll do dv by dt, then answer will be 3 into 2 6t plus 4. This will be the answer if we have given v as a function of time. Okay, now remember, if v is given something like the function of distance, like let's say 4x square, so then to find acceleration we won't do just dv by dt. Of course we can do, but then we must remember कि पहले से differentiate करेंगे then dx by dt भी लिखेंगे. So instead of that we have concluded a formula like v into dv by dx. तो जब dv by dt करना था तो मैं सिर्फ डायरेक्ट बोलूंगा एक्सेलरेशन का फंक्शन है dv by dt. ये एक फार्मूला हुआ, फार्मूला नंबर 1, और ये हुआ एक फार्मूला नंबर 2 जब डिस्टेंस दी होगी. सो v इज 4x स्क्वायर इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x, सो द आंसर विल बी 32x क्यूब. इस तरीके से कर सकते हैं. तो ये पूरा लॉजिक था लास्ट पार्ट के लिए. अभी किसी को डाउट है तो पूछ ले. Okay, then let's start with some questions. Okay, one more thing with the acceleration. जो acceleration होता है, acceleration इसके दो possible sign होते हैं. अगर हम बात करें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो एक्सेलरेशन दो फॉर्मेट में रहेगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. जीरो है मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब है स्पीड क्या होगा उसका, बढ़ेगा. क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा. और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तब उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये जो डिक्रीज वाला पार्ट है इसको डेसेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं. ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं. अब इस पे थोड़ा सा एक हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि क्या ऑलवेज ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस बात पे डिपेंड करेगा. तो ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है. थोड़ी सी ये चीज समझें, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मोल्डेड है इसमें. क्या कि सपोज देखना आप लोग, सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ जा रहा है. क्लियर, स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड. डन. और यहां से एक एयर चल रही है, उस एयर का एक्सेलरेशन है लेट्स से पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बताओ व्हाट विल हैपन, वेदर दिस स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज. Decrease. So why it is happening, this is plus, the speed should be increasing, but with the feeling you can say the speed is decreasing. Clear? So what Yes, is sir. Yes, sir. conceptual mistake here? तो conceptual mistake is that acceleration का जो हम feeling factor है वो हमारा है speed, but the real factor is not speed. The real factor is about the velocity.
तो मैं यहाँ से स्पीड कट करता हूँ और यहाँ पे एक्चुअल टर्म लिखता हूँ वेलोसिटी। एक्चुअल में वेलोसिटी के बारे में बोला गया है कि वेलोसिटी क्या होगी, वो तो हम स्पीड को हील करके बोल देते हैं कि स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो कुछ केसेस पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो लेट्स से वो कुछ केसेस क्या हैं, सब लोग यहाँ पे फील करेंगे। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ऐसा कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आ जाएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट ये पक्का पता है कि किसी ना किसी क्वेश्चन में ये चीज़ें यूज जरूर हो जाती हैं। देखें क्या, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है, सो वेलोसिटी इसकी कैसी आएगी, पॉजिटिव, और इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो भी कैसा है, पॉजिटिव। लेट्स से एक्सेलरेशन का एरो भी ये है, तो बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, increase, इंक्रीज होगी। बहुत बढ़ेगी clear दिख रहा है कि बढ़ेगी। जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में ही उसकी स्पीड वहां पर इंक्रीज हो जाने वाली है, स्पीड इंक्रीज होगी। बताओ वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। बहुत ही क्लियर दिख रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी बिकॉज ए क्या है, पॉजिटिव है। बट लेट्स से एक और सिनेरियो लेते हैं, सेकेंड, क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस बार पीछे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, क्लियर। बट जो एक्सेलरेशन है वो अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ए पॉजिटिव है। तो बताओ अभी आपको देख के क्या फील होगा कि बिकॉज वो इस तरफ जा रहा है बट एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट वेलोसिटी के बारे में सोचो, वेलोसिटी क्या होगी, सो वेलोसिटी कुछ ऐसी रहेगी कि यहाँ पे वैल्यू वाइज समझाता हूँ, वेलोसिटी कैसी दिखेगी आपको, वेलोसिटी कुछ ऐसी दिखेगी, पहले लेट से थी -20, फिर हो जाएगी -15, फिर -10, फिर -5। बताओ अगर वैल्यू वाइज देखे विद प्रॉपर साइन देखे तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। सो इस डायरेक्शन में अगर देखें, सो ओवरऑल वैल्यू वो क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। सो वेलोसिटी इंक्रीज ही होगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो एक्सेलरेशन है वो विद डायरेक्शन डिफाइन रहता है, इसलिए हमें प्रॉपर वैल्यू देखे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट कभी गलती मत कर देना कि यार अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या स्पीड हमेशा बढ़ेगी, क्या नहीं, मोशन पे डिपेंड करेगी। पता चला वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो पॉजिटिव की जगह उसमें क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो रियल में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मैटर करते, मैटर क्या करते हैं, डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है देन स्पीड विल इंक्रीज, एंड इफ एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन इट विल डिक्रीज। तो मैं सिंपल से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्या मेन फंडा है, इफ जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, मैटर नहीं करता कि पॉजिटिव और नेगेटिव, एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड विल इंक्रीज। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से अगर अपोजिट डायरेक्शन में है दैट मीन्स स्पीड उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिर्फ ये फंडा है। सो वो जो हम बचपन में पढ़ते हैं ना यार, नहीं ये प्लस है मतलब स्पीड बढ़ेगा ही, और ये नेगेटिव है मतलब स्पीड कम होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो मल्टीपल डायरेक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा। अभी क्या है, क्लास 9th में हम सिर्फ एक ही बात पढ़ते हैं, इट इज़ मूविंग स्ट्रेट। तो अगर मूविंग स्ट्रेट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड डिस्टेंस सब कुछ सेम रहता है, कोई टेंशन नहीं। बट नाउ वी विल स्टडी सर्कुलर मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। सो हमें सारी चीज़ें पहले से क्लियर करके रखनी चाहिए कि कब एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाएगा, कब कम करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करता, उन दोनों के म्यूचुअल डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेदर दे आर सपोर्टिंग ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन और दे आर अपोजिंग ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट है। तो यार इसमें किसी को बताओ, अंडरस्टैंडिंग में किसी को कुछ डाउट आ रहा हो, कुछ डाउट है एक्सेलरेशन के साइन और इसके कॉज से रिलेटेड कि कब ये स्पीड बढ़ाएगा, कब नहीं बढ़ाएगा, इन सारी चीज़ों से। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं यार, आप लोग एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
Okay, not correct. Shiv Prasad, it's incorrect. It's incorrect, Shiv Prasad. Both the value and the magnitude. Here, everyone, like when you are in class 11th, you must be a little careful with what you are solving. What I have taught, be focused about it. कि क्या चीजें मैंने precise बोली हैं, and still you are making those sort of mistakes. Shrijit, not correct. Okay, Adit, correct answer. Rajin, it's not correct. Swapnil, not correct. Okay, Shiv Prasad, value is correct, just the direction is not correct. Debasis, it's not correct. Anushka, it's correct. Now, do not answer me the vector. Some students are answering me the vector. I want two separate things. I want direction separately and I want value separately. Still not correct direction. यार डायरेक्शन निकालने में इतना गलत कैसे कर सकते हो यार? बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्ट्रेट क्लियर है. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. ओके, whoever has solved it, that's good. जिसने सॉल्व नहीं किया है, stop answering and let's see. Okay, yeah, Ayush, it's correct, very good, but don't give me just angle. Let's see, if I answer 30 degree, is it correct? क्या नहीं ना, you must answer north, west, south. कहाँ मतलब it should be properly mentioned. Don't answer like that 30 degrees sir, or whatever tan inverse, whatever it is. Yeah, Harshada, you have any doubt? No, sir. Okay, let's see. So question देखें यार, देखें, maybe some of you are making some sudden mistakes. Let's see first. Let's go to the section of average acceleration. यार focus, ये arrow से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये focus करने वाली चीज है ना, with proper sign. U और V को बहुत ही अच्छे से रखना है with proper sign. Sign means वेक्टर के फॉर्मेट में उनको रखना है because it is a vector quantity. तो थोड़ा सा ये चीजें ध्यान दें यहाँ पर, क्या कि एक्सेलरेशन जो होगा वो वेक्टर के फॉर्मेट में होगा. सो व्हाट इज द फाइनल स्पीड? इट इज नॉर्थ. So the final speed is north. So let's see. First it was moving east. So that means U was clear. It was 20 I cap. But V was north. That is plus 10 J cap. And time we know. Time is how much? It is 5 seconds. तो अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ले. एक्सेलरेशन है v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइड बाय टाइम. सो v वेक्टर इज 10 j cap minus 20 I cap. ओके, डिवाइड बाई 5. सो कुछ स्टूडेंट्स क्या है अभी डिवाइड करने में गलत गड़बड़ करेंगे बिकॉज दीज टू इन द न्यूमरेटर लाइक x and y. सो व्हेन वी डिवाइड बाय समथिंग 2, it means 2 will be divided in x also, 2 will be divided in y also because there is a plus. तो ये कैलकुलेशन एरर नहीं करें. It means it is nothing but 10 j cap by 5 minus 20 I cap by 5. Okay, Shiv Prasad, your direction was also correct. Okay, so let's see the answer. The answer of acceleration vector will be minus 4 I cap plus 2 j cap. So some of the student answered incorrect. They answer like 2 j cap. नहीं यार, ये गलत है. थोड़ा सा केयरफुल रहना है, साइन का प्रॉपर ध्यान देना है. फाइनल माइनस इनिशियल हम करते हैं. तो लेट्स सॉल्व द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब एक का मैग्नीट्यूड ऐसे बताना है. तो वो क्या हो जाएगा हमें पता है, आई कैप जे कैप में स्क्वायर करते हैं. सो रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो एज आई सेड, ये देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है. सो वील टेक कॉमन ऑफ 2. सो इनसाइड क्या बचेगा, 4 में से 2 कॉमन आएगा, 2 विल रिमेन. सो 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, 1 विल रिमेन, 1 स्क्वायर.
सो द आंसर विल बी 2√5. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया 2√5 मीटर पर सेकेंड. बट द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द डायरेक्शन. सो लेट्स से डायरेक्शन अब क्या है, आपको बनाना पड़ेगा वेक्टर. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनकरेक्ट दिया बिकॉज उन्होंने जल्दबाजी में आंसर दिया. ड्रॉ दिस वेक्टर, दिस इज प्लस जे कैप एंड माइनस आई कैप. सो यू नो प्लस जे कैप इट मीन्स दिस वेक्टर and minus I cap it means this vector. So this particular vector of acceleration is somewhere here. ये पार्ट है डन. तो इसका मतलब अभी हम आंसर कर सकते हैं. लेट्स से हमें यहाँ से आंसर करना है तो एंगल भी हम आंसर कर सकते हैं. क्या हो जाएगा एंगल, यहाँ से लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो बिकॉज मैं हॉरिजॉन्टल से ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर में कौन आएगा, j आएगा. दैट मीन्स j का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी 4, इट विल बी 1/2. So alpha will be tan inverse 1/2. ओके, बट ये एंगल कहाँ से है, ये वेस्ट से है. किस तरफ में, नॉर्थ पे. सो आई विल से डायरेक्शन जो होगी वो होगी अल्फा डिग्री और tan इनवर्स 1/2. डायरेक्शन कितना होगी, अल्फा डिग्री नॉर्थ की तरफ है, कहाँ से, वेस्ट से. तो NW. सो आई कैन जस्ट राइट लाइक दिस, डायरेक्शन विल बी tan इनवर्स 1/2 NW नॉर्थ वेस्ट. तो ये डायरेक्शन हमारा फाइनल आंसर रहेगा कि किस तरफ रहेगी डायरेक्शन. ये तो था पूरे क्वेश्चन का मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव. इसमें पहले किसी को डाउट हो तो बताओ. मैथमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए हमें क्वेश्चन. इस सेक्शन में किसी को डाउट हो तो बता देगा. सर. ओके गुड. तो अभी क्या करें, थोड़ा सा फील करते हैं यार, ऐसा एक्सेलरेशन इतना अजीब सा कैसा आ गया. देखें तो फीलिंग ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा था ईस्ट की तरफ, अभी वो टर्न हो गया नॉर्थ की तरफ. कुछ टाइम लिया उसने, तो वो टाइम कंज्यूम में हमने एवरेज निकाला. तो अभी सोचने वाली बात है कि सोचो अगर आप या इसको, एक ऑब्जेक्ट है जो सीधे जा रहा था और आप उसको ऐसे टर्न करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ से. तो इस तरफ से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ टर्न हो जाएगा. क्लियर. अब देखना यहाँ पर वेक्टर आता है, सब लोग फील करें इस चीज को. ये फीलिंग वाला टर्म है, मैथमेटिकल सॉल्व करना तो आना चाहिए. तो होगा क्या, होता कैसे है, सपोज मैंने इसे दी 10 की स्पीड और यहाँ से एयर चलने लग गई कुछ, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एयर आ रही है. तो ये एयर 5 सेकंड में इसे दे देगी स्पीड कितनी, 10. बट एक प्रॉब्लम होगी कि व्हेन वेक्टर आर एट 90 डिग्री, व्हेन वेक्टर आर एट 90 डिग्री मतलब एयर हो रही है इस तरीके से. सो द 90 डिग्री मींस देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ एयर अलोंग दिस डायरेक्शन. मतलब बिकॉज सपोज ये एक वेक्टर है और ये थीटा एंगल है, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सपोज ए वेक्टर है तो आ जाएगा ए कॉस थीटा. बट इफ थीटा इज 90 डिग्री, सपोज ये ए है, क्लियर, सपोज ये ए है 90 डिग्री, देन cos 90 इज 0. तो इस लाइन में ए का इफेक्ट क्या आएगा, 0. तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए लग रहा है इसका इस लाइन में क्या इफेक्ट आएगा, 0. तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन में तो ये ऑब्जेक्ट 10 से चलता ही जाएगा ना. सो इफ आई give a acceleration directly towards z direction, what will happen, this 10 will remain, it will gain this more 10. So what will be the actual velocity, it will be the resultant of these two. मतलब कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा. So अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा था, ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट बता रहा हूँ, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा था और मैं एक्सेलरेशन इस तरफ लगा दूंगा तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं मुड़ जाएगा, उसके पास हॉरिजॉन्टल में भी स्पीड रहेगी, इट विल गो लाइक दिस, ये. So that's why we need to take something in this direction, something in this direction, so that it can also cancel its this particular component. ये वाली डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, ये वाला वेक्टर उसे कैंसिल करे और स्ट्रेट अपवर्ड हो जाए. इसलिए जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो इस टाइप की डायरेक्शन आ रही है. ये जस्ट एक फीलिंग वाला फैक्टर था कि आपको फील हो कि रियल में वाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस टाइप की आ रही है. बट ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं. मैथमेटिकली यू कैन सी, यू कैन जस्ट सॉल्व कि कौन सा आंसर आने वाला है. मैथमेटिकली आप लोग प्रिपेयर रहें सॉल्व करने के लिए कि क्या डायरेक्शन आने वाली है. इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो पूछें.
Otherwise, we'll discuss next one. Okay, let's see the next example then. सर 200 ms मतलब Okay, आप बताओ क्या होगा? Millisecond. Millisecond. Very good. मिलीसेकंड Time है in contact for this much time. Okay, for 20 millisecond time. Okay. हाँ, एक चीज और मैं एक बता दूं, सिंपल फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन मत लेना कि सर ने क्या पूछ लिया है। ऑल यू नीड टू फोकस इज दिस एक्सेलरेशन। ओके, ओके आयुष, नॉट करेक्ट। हर्षदा, नॉट करेक्ट। शिव प्रसाद, नॉट करेक्ट। सुजल, नॉट करेक्ट। ओके, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। मे बी कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना? टाइम टाइम पता होना चाहिए। सपोज 200 मिली सेकेंड है, सो मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू डिवाइड इट विद 1000। 60. It will be converted in second. So I can write it 1/5 second just. अब एकदम क्लियर है। अभी ट्राई करें यार, किससे क्या गलती हो रही है। पक्का मुझे पता है बहुत बेसिक सी गलती कर रहा है, अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। हेलो या आदित्य, एनी डाउट?
one more thing. In many of you are answering, there is a problem with this. In F is equal to M into A, you must be prepared with the unit system ना यार. स्टार्टिंग में बताया है, बहुत बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं. इन F is equal to MA, अगर मैं बात करता हूँ कि आंसर न्यूटन में आएगा, ये इन न्यूटन आएगा कब? जब बाकी सारी चीजें क्लियर रहेंगी. मतलब ये मास किस में रहेगा? केजी में रहेगा. और एक्सेलरेशन किस में रहेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. तो बहुत लोग जीरोस बहुत लगा रहे हैं. वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट ग्राम में रख दे रहे हैं. डायरेक्ट ग्राम में नहीं रखेंगे. आंसर किस में रखना है? केजीज में रखना है. ओके, चले डिस्कस कर लेते हैं फिर. कुछ स्टूडेंट्स के आंसर करेक्ट हैं, कुछ लोगों ने अभी करेक्ट नहीं किया हुआ है. मुझे पता है क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं आप लोग की. वही हमें थोड़ा सा सीखना है और ट्राई करना है कि एग्जाम में वो सिली मिस्टेक्स नहीं हो. ओके, शिव प्रसाद, आयुष, नाउ इट्स करेक्ट. ओके, लेट्स सी. क्वेश्चन पता है प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन ये है कि सपोज एक वॉल है. प्रॉब्लम ये है, सपोज एक वॉल है और लेट्स से मैं इस पे एक बॉल हिट कर रहा हूँ. तो ये एक बॉल है जो कि 30 मीटर पर सेकंड से आ रही थी और ये इस पे हिट करके रिबाउंड होने वाली है. रिबाउंड होगी मतलब ये वापस ऐसे पीछे की तरफ जाएगी एंड इट्स स्पीड इज 10. अब ये प्रॉब्लम है. मैंने बोला था कि ये जो स्पीड्स हैं विद प्रॉपर साइन यूज होनी चाहिए. तो अभी क्या है, आप क्या कर देते हो? आप 10 - 30 कर देते हैं आप लोग सॉल्व करने में. ये गलत हो जाएगा ना, ऐसे नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो दोनों की डायरेक्शन है वो अलग है. अगर मैं u की बात करूं देन u इज +30. क्यों? आगे की तरफ जा रहा है, +30 मीटर पर सेकेंड. बट v इज, सर या वॉल अगर दूसरे साइड में हो तो हाँ कोई बात नहीं, तब क्वेश्चन बदल जाएगा. तो टेंशन नहीं लेना है. इसीलिए क्वेश्चन में कभी प्लस माइनस नहीं दिया होगा इस टाइप के आंसर में. क्यों? क्योंकि वो एज्यूम करने के लिए फिर बोलेगा कि क्या वैल्यू होगी. लेट्स से बॉल अगर दूसरे तरफ है तो आंसर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्टेटमेंट जो होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा. लेट्स से आपने इस तरीके से किया हुआ है, तो ये 30 है और ये 10 है. ओके, तो मैं दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ. अगर बॉल डिफरेंट तरफ है तो क्या आंसर आएगा? अगर ऐसा है तो v कितना हो जाएगा? -10. ओके, और अभी एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -10 एंड -30 डिवाइड बाई टाइम कितना? इट इज 1/5. तो ये हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 1/5. सो ये कितना हो गया टोटल? 200. तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये नेगेटिव है. क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे अगर हम इस कंसिडरेशन को लेंगे देन u इज -30 and v is +10. Now if I solve the acceleration, it will be 10 minus of -30 by 1/5. So you will see that answer is +200. So +200 या -200 से कुछ मतलब है ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. मतलब अगर मैंने इसे पॉजिटिव माना है, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर लगाएगी वॉल? नेगेटिव की तरफ लगाएगी. यहाँ पर देखें कि बिकॉज मैंने वॉल लेफ्ट तरफ मानी है तो अभी वॉल फोर्स किस तरफ लगाएगी? ऑफ कोर्स पॉजिटिव की तरफ लगाएगी वॉल फोर्स. तो इसलिए वॉल का एक्सेलरेशन वो कैसा आएगा? वॉल कितना चेंज करेगी? वो पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्लस और माइनस है इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ये सिर्फ ये होगा कि वॉल विल पुश अगेंस्ट इट्स डायरेक्शन. ओके, तो अगर वो वॉल की तरफ किसी भी तरफ से है, जस्ट वॉल पुश करेगी अगेंस्ट. उसे आप पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी सिंपली नहीं सॉल्व कर लेते हैं. F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m into a. बस एक गलती हो रही है कि वो 50 ग्राम को हमें 1000 से डिवाइड करके केजी में रखना चाहिए था. तो इंटू 200. सो आंसर क्या हो जाएगा सॉल्व होके? 10 न्यूटन. तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा. सो चाहे प्लस लिखो या माइनस लिखो, द वॉल विल पुश इन अपोजिट डायरेक्शन. सो द वॉल will apply force in opposite direction. सर Yeah, any doubt? Yeah. अगर बॉल वॉल से टकरा के नीचे गिर गया है तो? अरे वॉल से टकरा के नीचे गिर गया तो v को 0 रख देना. इतना क्या टेंशन है? समझ आया क्या? अगर वॉल सर टकरा वो के गिर गया, जे कैप नहीं
रख सकते हैं क्या? क्या नहीं रख सकते क्या? अरे गिर गिर गया, गिरा गिरा भी अगर थोड़े स्पीड के साथ तो फिर डिफरेंट रखेंगे। चलो अच्छा एक और एग्जांपल कर लो। पॉइंट यहाँ पर ये है, आपका मन है तो एक और एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, ओके। तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो है कि बॉल एक 60 डिग्री के एंगल पे बॉल को हिट कर रही है और 60 डिग्री पर आ गई है। अब ऐसे मत बोलना कि नहीं सर बॉल को ऐसे थ्रो किया है और बॉल ऐसे नीचे गिर गई है। ऐसा नहीं होता, हमेशा थोड़ा सा रिबाउंड होगी। तो लेट्स से अगर ऐसा भी कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सीख लिया करना तो ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। इनिशियल किस डायरेक्शन में होगा? आई कैप के डायरेक्शन में, और फाइनल क्या होगा? जे कैप के डायरेक्शन में। JK. ऑल्दो अनरियलिस्टिक है ये क्वेश्चन थोड़ा सा, बट चलेगा, आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर ही सकते हैं। तो उसकी जगह पर मैंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन दे दिया है इन सेम। अभी आपको सॉल्व करना है फोर्स। ओके, ओके। द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कि यू आपको डायरेक्टली 20 मीटर पर सेकेंड नहीं लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है? वेक्टर फॉर्मेट में। ओके, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इस तरह नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? इन वेक्टर फॉर्मेट। और वेक्टर फॉर्मेट यार अब तक आ जाना चाहिए आप लोग को। मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कि किसी का भी वेक्टर फॉर्मेट चाहिए तो तुरंत उसके कंपोनेंट करके लिख लो। ये एक वेक्टर है, तुरंत इसके कंपोनेंट कर लो। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि रियल में ये जो वेक्टर है ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वेक्टर कभी ऐसे नहीं रहते, एरो के अकॉर्डिंग रहते हैं, ओरिजिनेट होते हैं ओरिजिन से। तो रियल में ये वेक्टर ये है। So if this one is 60 degree, then opposite angles are 60 degree. So we'll say कि u को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये u वेक्टर है। और अगर v वेक्टर बनाए सो v वेक्टर को भी देख सकते हैं। v वेक्टर रहेगा, v वेक्टर तो अच्छे से, v वेक्टर इस तरीके से रिबाउंड हो रहा है। दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री है। That means components will be in these directions for u, and for v these will be in this directions. ये थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से सॉल्व करके रखना है यहाँ पर।
ओके, तो कंपोनेंट फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में हमें यहाँ पे लिखना होगा चीज़ें। अगर बात करें तो ये हमारा u वेक्टर है और ये हमारा v वेक्टर बन जाता है। दोनों वेक्टर को लिख दिया, मैंने बता दिया कि cos थीटा कहाँ पे आएगा, जिसके साथ थीटा गिवन होता है वहां पे cos थीटा आता है। तो दोनों को वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, वेरी गुड, करेक्ट। नहीं, इतना सिंपल नहीं आ रहा, कुछ लोग डायरेक्टली 4 लिख रहे हैं। आयुष करेक्ट आंसर, शिव प्रसाद करेक्ट आंसर, आर्या इट्स नॉट करेक्ट, आदित्य ऑल्सो नॉट करेक्ट। यार वेक्टर लिखना तो आना चाहिए प्रॉपर। देखिए वेक्टर, पहले मैं एक यू वेक्टर लिखता हूँ। यू वेक्टर देखो, यू वेक्टर देखो, यू वेक्टर सब लोग टारगेट करें। यू वेक्टर है ये वाला वेक्टर, इसको देखो क्या है, ये cos थीटा है माइनस जे कैप में। तो अगर मैं बात करूं तो 20 इंटू cos 60, सब लोग ये समझें, ये माइनस जे कैप में प्लस 20 इंटू साइन जो 60 है वो होगा आई कैप में। तो इस तरीके से पहले तो वेक्टर लिखना हमें सीख लेना चाहिए। सो जो u वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, cos 60 इज 1/2। सो cos 60 1/2 मतलब ये हो जाएगा -10 जे कैप प्लस ये होगा √3/2 मतलब ये हो जाएगा 10√3 आई कैप। ये हो गया हमारा u वेक्टर। तो u वेक्टर हमें क्लियर हो गया कि u वेक्टर कैसे निकालना है। अभी देख लो v वेक्टर को। सो वैल्यू जो स्पीड की है वो तो अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो v वेक्टर देखे सिर्फ वेक्टर बदल गया है, अभी cos 60 माइनस जे कैप की तरफ ही है। तो ये हो जाएगा 20 cos 60 माइनस जे कैप की तरफ है, बट प्लस 20 साइन 60 जो है वो भी माइनस आई कैप है। तो अगर मैं फाइनल वैल्यू ऑफ वेक्टर v बात करूँ तो ये हो जाएगा -10 जे कैप माइनस 10√3 आई कैप। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि यार इस तरीके का हमारा आंसर रहेगा। सो v वेक्टर हमें पता है, u वेक्टर हमें पता है। अब आप सॉल्व कर दो यार। काफी लोग के आंसर्स गलत थे, कुछ लोग को अगर वेक्टर रिजॉल्व नहीं समझ में आ रहा है तो बता दे यार। तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, जिन लोगों को वेक्टर रेजोल्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वो वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 देख लेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने रेजोल्यूशन की थोड़ी सी बात की वेक्टर रिजॉल्विंग पे। आप लोग सब लोग सॉल्व करें जल्दी से। हमें u पता चल गया, v पता चल गया, अब तो बहुत ही सिंपल है, a निकालना तुरंत और बाकी सारी चीजें। ओके, सो जिन लोग को इस क्वेश्चंस में, जो भी स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेक्टर से रिलेटेड डाउट आ रहा है वो लेक्चर 3 नहीं, लेक्चर 4 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लेक्चर 4 एक बार देख लेंगे। जो भी कोई स्टूडेंट्स whoever is like have joined very recently, उनके लिए बेस्ट होगा they have a look at lecture 4 of vectors। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, रेजोल्यूशन तो काम बन जाएगा। अभी बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज स्ट्रेट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू वेक्टर बाई टाइम टेकन। तो देखिए v और u वेक्टर बहुत ही क्लियर है। v वेक्टर तो हमें दिख रहा है -10 जे कैप माइनस 10√3 आई कैप, ये हुआ v वेक्टर माइनस u वेक्टर, u इज -10 जे कैप प्लस 10√3 आई कैप अपॉन टाइम टेकन। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को सॉल्व करें तो देखें कि 10 जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, प्लस और माइनस का सिर्फ माइनस माइनस का ये ऐड हो रहा है। सो ये हो जाएगा माइनस का 10√3 प्लस 10√3 मतलब 20√3 आई कैप अपॉन टाइम देखे इट वाज 0.5 सेकेंड। सो 0.5 सेकेंड मतलब उसे 1/2 जैसा कंसिडर कर सकते हैं। तो द आंसर विल बी, एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा -40√3 जे कैप, सॉरी आई कैप। तो ये माइनस सिर्फ बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, हमने वॉल इस तरफ कंसिडर की है राइट साइड में, तो ये जो फोर्स लगाएगा वॉल, वो फोर्स लगाएगा माइनस आई कैप की तरफ। ये क्लियर दिख रहा है यहाँ से।
और अगर हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए सो F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m इंटू ए, और m की वैल्यू क्या दी हुई है, m की वैल्यू 100 ग्राम है, उसे हम तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे 100 0.1 या, तो वो हो जाएगा इसमें और ये हो जाएगा 40√3. So the answer will be the force. The answer of force will be -4√3 Newton. Okay, zero will cancel out. So माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट विल पुश बैक, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. द मेन पॉइंट इज जस्ट 4.3 न्यूटन, 4√3 न्यूटन. ये आंसर है एक्चुअल. तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत ही अच्छा है. काफी सारे लोगों ने यार सही आंसर नहीं दिया बिकॉज वो लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है. ये कुछ लोगों ने इस माइनस को इग्नोर किया है. ये नहीं यार, गलती नहीं करना है, ध्यान देना है. इस माइनस का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है. ये एडिशन नहीं है, नेगेटिव है. साइन चेंज कर देगा तो अपोजिट चीजें कैंसिल आउट होंगी. कुछ लोगों ने डायरेक्टली वी और यू को कैंसिल कर दिया है, आई कैप वाला कैंसिल कर दिया है. नहीं यार, माइनस करने के बाद देखना है कि क्या कैंसिल होगा क्या नहीं कैंसिल होगा. ओके, बताओ यार इस क्वेश्चन में से रिलेटेड अगर किसी को डाउट है कुछ. ओके, चले. तो हमने वेक्टर कंपोनेंट किया और एक्सेलरेशन से फोर्स यहाँ पर निकाल दिया है. कुछ डिफरेंट एग्जांपल और देख लेते हैं. हेलो हाँ बताएं. हेलो सर. हाँ हाँ विश्वराज. सर आपका वॉइस चला गया था. ओके, एग्जांपल लिखने में मैं म्यूट कर लेता हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है, चलेगा. Okay, everyone solved. There are two questions. The one is acceleration at 4 seconds and the second one is average acceleration for certain interval time. Okay, solve both the questions. विश्वराज यूनिट तो देख लो यार, पूछा क्या है, तुम क्या यूनिट बोल रहे हो. Okay, the first one is correct. Shiv Prasad, Vishwaraj, it's correct. Of course, the acceleration is very easy. As we have the function here, it is very easy that acceleration is defined now. It is dv by dt. Okay, so all you need is to differentiate this function because it is a function of time. So 2t square minus 6t plus 4, and we know how to differentiate it. 2 will remain as it is and t square will result in 2t, then minus 6 and t का differentiation हो जाता है 1 and 4 का differentiation हो जाता है 0. So if I say, then acceleration vector will be, or just acceleration is 4t
minus 6. This is the function of acceleration. This is the function of acceleration. Now question is asked at t is equal to 4. So t is equal to 4 पर पूछा है की value, so it will be 4 into 4 minus 6. So 16 minus 6, the acceleration will be 10 meter per second square. तो ये part हो गया. Of course this one is easy because just the differentiation was needed. Now solve the second part, average acceleration. Let's see who will answer correctly to the second part. First part everyone's answer is correct, very good. Now solve for the second part. Let's see. Okay, very good. Arya, Devashish, Ayush, Ashwin, Arya, very good, correct answer. वेरी गुड यार, बहुत अच्छा ही, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. स्टूडेंट मिसकॉन्सेप्शन की वजह से कॉम्प्लिकेटेड है. मैं बताऊं क्वेश्चन क्यों इनकरेक्ट है. मिसकॉन्सेप्शन की वजह से इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज द स्टूडेंट डू नॉट नो व्हाट इज एक्चुअल एवरेज एक्सेलरेशन. मैंने बताया यार, एवरेज एक्सेलरेशन फंक्शन की तरह नहीं सॉल्व करते हैं. एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा किस तरीके से निकालते हैं, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ. एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो सिंपल लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल से अपॉन टाइम. ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है. तो हमें 0 to 4 के लिए पूछा हुआ है ना, सो हमें क्या निकाल के रख लेना चाहिए, हमें स्पीड निकाल के लिख लेना चाहिए. फॉर 0 to फॉर t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इसके लिए हमें चाहिए. सो इनिशियल स्पीड मतलब 0 पे और फाइनल स्पीड मतलब 4 पे. तो v का फंक्शन हमें पता है. v का फंक्शन क्या था, 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, ये फंक्शन था. तो हमें पहले ये सॉल्व कर लेना चाहिए दैट एट t इज इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, स्पीड v0, v0 बन जाएगा t0 रखे 0 माइनस 0 प्लस 4, आंसर क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड. नाउ सॉल्व एट t इज इक्वल टू 4. so at t is equal to 4, v4 is, t की वैल्यू 4 रख देते हैं. सो 2 इंटू 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 4, सो 32 माइनस दिस इट विल बी 12 मीटर पर सेकेंड. अभी एक्सेलरेशन सॉल्व कर सकते हैं. सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी, average acceleration will be final is 12 minus initial is 4 divided by time was 4 second. So it is 8 upon 2, sorry 8 upon 4, the answer will be 2 meter per second square. So the average acceleration it was 2 meter per second square, but the instantaneous acceleration at this particular instant was 10 meter per second square. तो ये चीज थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर ध्यान देनी है कि कैसे सॉल्व करना है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2 आंसर किया था, बहुत ही अच्छा है कि आप लोग समझ रहे हो, वेरी गुड यार. क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जिसको मैंने बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है. बुक्स में बहुत ही रैंडम सा दिया होता है और कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता इस पे बेस्ड, इसलिए आप लोग को डाउट ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है. बट मुझे लगता है मैंने क्लियर रखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है. इंस्टेंटेनियस के लिए हमें ये फॉलो अप करना है और एवरेज के लिए हमें इस चीज को ध्यान देना है. तो ये दोनों ही एक्सेलरेशन के हमारे पार्ट रहे. अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ लें, किसी को कुछ डाउट है, अदरवाइज वी विल सी सम नेक्स्ट एग्जांपल. ओके देन.
Aditya, not correct. Yeah, Shoham, you have any doubt? No, sir. Okay. Minus. Very good, Arya Shuransi. Very good, correct answer. Ayush, slight mistake is there. Yeah, सर साइन क्या? yeah. There should be no space for silly mistakes. अगर आप लोग silly mistakes करने लग गए तो फिर मतलब एग्जाम में इतना सीखने के बाद भी प्रॉब्लम आएगा. अभी already you have gone through like 2 months of classes, nearly 2 months let's say. So आपको अभी ये याद रखना चाहिए, इतनी छोटी छोटी साइन मिस्टेक्स और ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. Yes, Raj, it's not correct. Okay, Ayush, now it's correct. सर मैंने पहले भी -12 निकाला था, लेकिन वो डायरेक्शन के विदाउट लिखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया. ओके ओके, नहीं अभी ऐसा कुछ पूछा नहीं है तो वैल्यू हमें पूरी ही लिखनी रहेगी. ओके समर्थ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. देवाशीष, वेरी गुड. ओके, बहुत अच्छा है, मतलब सीख रहे हो आप लोग, एटलीस्ट याद कर लिया है आपने, बहुत ही अच्छी बात है. इसी को एक लॉन्ग टर्म तक याद रखना है चीजें. ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट टफ हो जाता है. सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता है. प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ओवर द टाइम भूल जाते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सेलरेशन के बारे में तो 3 ही बेसिक फॉर्मूले हमें याद रखने हैं. एक तो एवरेज का याद रखना है, एवरेज के लिए v माइनस यू बाई टी करना है. इंस्टेंटेनियस के लिए देखें तो इट इज dv बाई dt, बट उसके लिए भी ध्यान देना है कि अगर v t का फंक्शन नहीं है तो लिखना है v इंटू dv बाई dx इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ x. तो ये 3 फॉर्मूला हमें माइंड में रखने हैं. पहले तो फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन देख लिए हैं. ये फॉर्मूला था जिसमें v वाज गिवन अ फंक्शन ऑफ x. तो इसमें इस तरीके से हमें अप्रोच करना है. क्या? as v is given as 4x square minus 2x plus 6. तो देखो इसके दो तरीके हैं यार. एक तो तरीका मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डायरेक्टली आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख लो v इंटू डी वी बाई डी एक्स. ओके, तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे, सो ये हो जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे. सो बिकॉज dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 को, तो टेंशन नहीं होगी. एक्सीलरेशन विल बी v एंड डिफरेंशिएशन देखिए 8x-2 का x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, मतलब ये हो जाएगा 8x, या अलग अलग लिख देते हैं. एक्स -2 स्क्वायर का हो जाता है 2x एंड x का हो जाएगा 1 और इसका होगा 0. ये हमारा पैटर्न था जब हम सेपरेट डिफरेंशिएट करें. हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे एक्सेलरेशन को एज dv बाई dt, बट प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के साथ, तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये 4x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बट हमेशा याद रखना कि क्या एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा माइनस सेम. तो 2x, x का 1 नहीं होगा, x का 1 किसके साथ होता है, dx के साथ. इट इज लाइक d बाई dx, और आप x का करने वाले हो डिफरेंशिएशन, तो बेटा x का डिफरेंशिएशन करोगे तो dx कैंसिल होके 1 आएगा ना. आप फीलिंग समझो उस चीज को. तो dt के रेस्पेक्ट में अगर आप x को कर रहे हो तो वो आगे सॉल्व नहीं होगा. तो dx का यहाँ पे 1 नहीं लिख के हमें पता है क्या आने वाला, dx बाई dt, और 6 का तो आ जाएगा 0. मतलब इन अदर वर्ड्स बोले तो इसे हम लिख सकते हैं 8x माइनस 2, और बाहर लिख सकते हैं dx बाई dt. तो रियल में हमें एक्सेलरेशन इस तरह भी रेडी रहना चाहिए, हमें इस तरीके से भी डिफरेंशिएशन रेडी रहना चाहिए कि कभी dv बाई dt आ गया हमें, तो हमें याद रखना है कि dx बाई dt भी हमें करना पड़ेगा, बिकॉज x एक फंक्शन है. इस पे और ज्यादा डिटेल मैंने समझाई है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन टाइप को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. डिफरेंशिएशन में काफी डिटेल में लिखा है. तो एक्सेलरेशन का अगर यहाँ पे फार्मूला देखे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, और ये रहेगा 8x माइनस 2. यहाँ पर देखिए dx बाई dt ये जो है इनडायरेक्टली हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्पीड. तो हमें पता है कि ये इनडायरेक्टली क्या है, स्पीड ही है, तो इसको स्पीड का ही फंक्शन लिख सकते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया 8x माइनस 2, और जो स्पीड है वो है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6. तो बेसिकली ये स्पीड यहीं पर है. ठीक, तो दोनों ही एक्सेलरेशन चाहे जैसे सॉल्व करो, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दो या फिर आप सेपरेटली डिफरेंशिएट करके उसे सॉल्व करो, दोनों का मीनिंग सेम है. अगर हम बात करें एट ओरिजिन मीन्स
एट ओरिजिन मीन्स x इज इक्वल टू क्या है 0. सो ओरिजिन मीन्स जो पोजीशन है वो क्या है 0. देन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम बात करें? सो x को रख दो 0, सो इट विल बी माइनस, या लेट्स से रख देते हैं 8 into 0, जरूरत नहीं है, जस्ट ये हो जाएगा -2 और इधर 0 रखेंगे, इट विल रिमेन 6. सो द आंसर विल बी -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेट्स से आंसर दिया +10. यार एक चीज समझना है कि जब मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव की बात है, मतलब डायरेक्शन सेपरेटली बोला नहीं है डायरेक्शन, तो मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव में आप जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो आप उस तरीके से सॉल्व करो. माइनस आ रहा है माइनस लिख दो, क्योंकि आपको इनिशियल कुछ भी नहीं पता है कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, क्या डायरेक्शन है, तो जो आंसर आया वही लिख दो, वही आंसर होगा. ऐसा नहीं है कि सर माइनस इग्नोर कर देंगे ये तो डायरेक्शन है, नहीं. अगर कुछ पूछता है कि ईस्ट में है वेस्ट में है, तो फिर हम सोचते माइनस को इग्नोर करना है या नहीं. बट अगर लिखा हुआ है सिंपल तो आप सिंपल -12 आंसर लिख सकते हैं. बताएं यार किसी को डाउट अभी यहाँ तक के सेक्शन में? कुछ भी डाउट? या नो सर. ओके ओके. और आज का लेक्चर फिर यहीं पे रखते हैं. जो टेस्ट रहेगा उसमें यहीं तक डिस्कशन आएगा जो हमने यहाँ पे किया हुआ है आपका. ओके अगर कल लेक्चर रहता है तो कल जो पढ़ाएंगे वो भी आएगा टेस्ट में. ओके ठीक है. तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं डीसी पांडे वाले बुक में से, डीसी पांडे और एचसीवी से प्रैक्टिस कर सकते हैं मोशन का. ओके सर. ओके देन गुड बाय एवरीवन. ओके बाय सर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू. बाय बाय. Okay.